बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं का नए सत्र में मैं स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर अलका पारीक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। स्टूडेंट्स, इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति ही मैं आपकी होम साइंस की क्लासेस लूँगी। यह सत्र और सत्रों से भिन्न है क्योंकि इस सत्र में आप महाविद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं। कोरोना इतना बढ़ रहा है, कोविड-19 के कारण आप लोग कॉलेज नहीं आ सकते हो, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किया गया है। होम साइंस में बीए पार्ट सेकंड में आप लोगों के 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं। पहला है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान और दूसरा है मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। वस्त्र विज्ञान की थ्योरी 50 मार्क्स की है और 50 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल है। इस तरह से वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर के 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। दूसरा मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध में भी 50 नंबर की थ्योरी है और 50 नंबर का ही प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से टोटल होम साइंस का पेपर 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 थ्योरी और 100 प्रैक्टिकल का होगा। अब हम वस्त्र विज्ञान, क्योंकि पेपर फर्स्ट वस्त्र विज्ञान है, तो वस्त्र विज्ञान से ही प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं, इसका परिचय, महत्व और पारिभाषिक शब्दावली। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है। अमीर हो या गरीब, रोगी हो या स्वस्थ, शिक्षित हो या अशिक्षित, युवा हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए वस्त्र अति आवश्यक हैं। आज से ही नहीं, प्राचीन काल में भी मनुष्य तन ढकने के लिए तथा अपने आप को धूप, शीत, वर्षा आदि से रक्षा करने के लिए पेड़ पौधों के छाल, जानवरों के खाल, घास पत्ते इत्यादि का उपयोग किया करता था। आधुनिक समय में एक से एक बढ़कर सुंदर, मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक वस्त्र उपलब्ध हैं, क्योंकि अभी आधुनिक तकनीकी के कारण मनुष्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम, कोयला आदि के केवल कुछ तत्वों के संयोग से और रासायनिक प्रतिक्रिया से वस्त्र का निर्माण करने लगा है। ये वस्त्र अत्यंत ही सुंदर होते हैं, अलौकिक होते हैं और इनका आकर्षण देखते ही बनता है। इसके साथ ही इनमें विलक्षण गुण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वस्त्र विज्ञान किसे कहते हैं। वह विज्ञान जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई रेशों से परिधान एवं अन्य उपयोग हेतु वस्त्र निर्माण करने और इसका संरक्षण और संचयन करना सिखाता है, वस्त्र विज्ञान कहलाता है। वस्त्रों की मूलभूत इकाई रेशा होती है, अतः रेशों का किस प्रकार से निर्माण होता है, उनसे किस प्रकार से परिधान बनाए जाते हैं और उनकी किस प्रकार से संरक्षण हम कर सकते हैं, किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं, ये सभी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे वस्त्रों का महत्व। आप देख पा रहे हैं शायद, 1 मिनट, तो कि वस्त्रों की क्या उपयोगिता है, ये हम शॉर्ट में देखेंगे। शरीर के आवरण के लिए तो वस्त्र का निर्माण किया ही जाता है। शरीर को सर्दी से, गर्मी से, बरसात से और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आजकल आप लोग मास्क वगैरह लगाते हो, तो इसके लिए तो हम वस्त्र का उपयोग करते ही हैं। मौसम से सुरक्षा, शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ाने में, व्यक्तित्व निर्माण में, गृह सज्जा एवं सजावट के लिए, इसके साथ ही डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। तो औद्योगिक उपयोग के लिए, अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने में, जैसे कि रेनकोट, अम्ब्रेला, जो भी फायर फाइटिंग सिस्टम वाले लोग होते हैं वो भी इस तरह के वस्त्रों को पहनते हैं जिससे कि आग से उनको सुरक्षा मिले। इसी तरह से डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं वो भी कई प्रकार के इसी तरह के वस्त्र पहनते हैं। उनके ऊपर कई तरह की फिनिशेस दी जाती हैं जिससे कि उनके शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचे और उनकी कार्यक्षमता बढ़े। इसी तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा में और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए भी वस्त्र अत्यंत आवश्यक हैं। वस्त्र की मूल इकाई है रेशा या तंतु, यानी कि फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। इसलिए वस्त्र विज्ञान पढ़ने से पहले रेशे के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जो भी वस्त्रोत्पादक रेशे हैं उनका वर्गीकरण करेंगे कि उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है।
रेशों का मूल उद्गम अगर देखा जाए तो उनके ओरिजिन के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है, यानी उनका उद्गम कहाँ से हुआ है उससे उनको 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहले रेशे हैं प्राकृतिक रेशे, यानी कि नेचुरल फाइबर्स, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरे होते हैं कृत्रिम रेशे, यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स। तीसरे होते हैं विशिष्ट रेशे, यानी कि स्पेसिफिक फाइबर्स। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो हमें प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे हैं या फिर एनिमल्स हैं, इनसे प्राप्त होते हैं और इसीलिए इन्हें प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। प्राकृतिक रेशों में वनस्पतिक रेशे होते हैं, प्राणिज होते हैं और खनिज। ये भी इनके ओरिजिन पे यानी इनके उद्गम के आधार पर इनको देखा गया है। जो रेशे हमें वनस्पति के पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें वानस्पतिक रेशे कहते हैं। इसी प्रकार जो रेशे हमें प्राणियों से यानी एनिमल्स से जो प्राप्त होते हैं, जैसे कि शीप है, ऊंट है या फिर रेशम के कीड़े हैं, इनसे प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राणिज रेशे कहते हैं। और जो भी मिनरल्स होते हैं जैसे कि सोना, चांदी, एस्बेस्टस, इनसे इनको कूट करके, पीट के, इनको प्रोसेस करके और जब रेशे तैयार किए जाते हैं तो उन्हें खनिज रेशे कहते हैं। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले वानस्पतिक रेशे, इन्हें वेजिटेटिव फाइबर्स कहते हैं इंग्लिश में। वे रेशे जो वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम से प्राप्त होते हैं उन्हें वानस्पतिक रेशे कहते हैं। इनका उद्गम स्थान पेड़ पौधे होता है। कुछ पेड़ पौधों से नरम तो कुछ से कड़े, रूक्ष और सख्त रेशे प्राप्त किए जाते हैं, परंतु इन रेशों की मौलिक संरचना लगभग एक सी ही रहती है। ये जो रेशे हैं ये सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं ये रेशे? ये रेशे सेल्यूलोज के बने होते हैं। और सेल्यूलोज का अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें यानी कि रासायनिक संगठन देखें तो वो होता है C6, इसमें कार्बन की 6 यूनिट्स होती हैं, H10 और O5 होल N यानी कि N1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो वानस्पतिक रेशों की जो संरचना है वो सेल्यूलोज की संरचना के हिसाब से होती है, जो कि है C6H10O5 होल N। प्राकृतिक रेशे ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कि वस्त्र उत्पादक रेशे हैं, ये ओरिजिन के हिसाब से यानी उनका कहाँ से उद्गम हो रहा है उसके हिसाब से इनको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो जो वानस्पतिक रेशे हैं इनमें बीज वाले, तने वाले और पत्ते वाले। बीज वाले रेशे सब वो होते हैं जो कि हमें जो रेशे में फल के अंदर बीज होते हैं उनके चारों तरफ चिपके रहते हैं। इन फलों को एकत्रित करके बीजों से रेशे को अलग किया जाता है और इसीलिए इन्हें बीज वाले रेशे कहते हैं। ये रेशे बीजों के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इनमें 2 तरह के आते हैं, कपास और कापोक। सबसे पहले कपास, आप सभी को मालूम है, कपास का रेशा कपास के पौधे से यानी कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है। यह वनस्पति जगत से प्राप्त सभी रेशों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये सस्ता तो होता ही है लेकिन इसकी लोकप्रियता इसलिए भी अधिक होती है क्योंकि यह हर व्यक्ति के पास उपलब्ध होता है और इससे मजबूत, टिकाऊ और सुंदर वस्त्र बनते हैं। और इसे विश्वव्यापी रेशा कहते हैं यानी यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं, बिकॉज इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कपास के बीज के बाल यानी सीड हेयर भी कहते हैं, क्योंकि कपास के बीजों को पकाने और उनकी रक्षा के लिए प्रकृति के कपास के रेशों का निर्माण करता है। कपास का उत्पादन मुख्यतः भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के अंदर होता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है और ये पूरे विश्व का 40% पार्ट होता है। दूसरा वानस्पतिक बीज से मिलने वाला रेशा है कापोक। कापोक के रेशे कापोक के वृक्ष यानी ट्री से प्राप्त किए जाते हैं। फल पकने के पश्चात इन्हें तोड़ लिया जाता है तथा इनके रेशे निकाल लिए जाते हैं। कपास की ही भांति इनके रेशे भी बीज की सुरक्षा के लिए ही बीज के चारों तरफ होते हैं। कपास से जो रेशे बनते हैं उनमें नमी अवरोधक क्षमता होती है और इसीलिए इनको ब्लेंड करके यानी मिश्रण करके और इनका उपयोग किया जाता है। और साउंड प्रूफ के
लिए जो यूज़ होता है, जैसे एरोप्लेन वगैरह में, तो वहाँ पर इस तरह के कापोक के रेशे का प्रयोग किया जाता है। और कापोक का सबसे अधिक उत्पादन इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के अंदर होता है। तो ये थे वानस्पतिक रेशे जो कि हमें बीज से प्राप्त होते हैं, दो, यानी कपास और कापोक। उसके बाद हम करेंगे वो वानस्पतिक रेशे जो कि हमें तने से प्राप्त होते हैं। तने से प्राप्त होने वाले रेशे हैं लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला और कॉयर। जिन पौधों या वृक्षों के तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, उन पौधों के तनों को विभिन्न विधियों में खमीरीकरण की प्रक्रिया की जाती है, यानी फर्मेंटेशन की क्रिया की जाती है। यानी कि उन पौधों के जो तने होते हैं उन्हें पानी में कुछ केमिकल्स डाल करके लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया से क्या होता है कि उनका तना अलग हो जाता है और स्टेम फाइबर्स उनके अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, ये सभी इन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इनमें पहला हम पढ़ेंगे लिनन। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक प्लांट के तने से प्राप्त किए जाते हैं और इसके पौधे समशीतोष्ण जलवायु में विकसित होते हैं। इन पौधों की वृद्धि के लिए नमी यानी मॉइस्चर का होना अत्यंत आवश्यक है। लिनन का रेशा लंबा, सीधा, चिकना और चमकदार होता है। इससे बने वस्त्र बहुत कोमल होते हैं और इसीलिए महंगे भी होते हैं। इनको तैयार करने के लिए मैनुअल लेबर अधिक लगती है, यानी हाथ का कार्य अधिक किया जाता है। और लिनन का उत्पादन अमेरिका, हॉलैंड, मध्य एशिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, यहाँ पर सबसे अधिक होता है। लिनन के बाद दूसरा स्टेम फाइबर है जूट। जूट के रेशे जूट के पौधे से प्राप्त होते हैं। भारत में कपास के बाद इसका उपयोग सबसे अधिक होता है और जूट का उत्पादन उष्ण और नम जलवायु के अंदर होता है। जूट का पौधा भी काफ़ी लंबा होता है, 6 से 12 फीट तक इसकी लंबाई होती है और इसकी मोटाई उंगली के समान होती है। जूट से टाट, बोरे, गांठे बांधने के लिए डोरी, बर्लैप, फर्श बिछाने के लिए दरियां, गलीचे इत्यादि का निर्माण होता है। प्राकृतिक रूप से इनके अंदर कीड़ों मकोड़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान होती है और जूट का उत्पादन सबसे अधिक भारत और बांग्लादेश के अंदर होता है। तीसरा तने से प्राप्त होने वाला फाइबर है हेम्प। हेम्प का रेशा कैनबिस सटाइवा नाम के तने से प्राप्त होता है और इसका रेशा सीधा और चमकदार होता है, लेकिन साथ ही काफ़ी कड़ा, रूक्ष और खुरदरा सा भी होता है। रेशे काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं और इनके अंदर कुछ अनिवार्य गुण होते हैं, लेकिन क्योंकि ये रूखे होते हैं इसलिए इनका पहनने वाले वस्त्र के लिए इन रेशों का हम यूज़ नहीं करते, बल्कि गलीचे, कैनवास, कालीन, पायदान, रस्से, बेल्ट, डोरी, शूज़, ये सब बनाने के लिए इनका निर्माण किया जाता है और कागज़ बनाने में भी इनका उपयोग होता है। अब हम देखें कि इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो रोमानिया, हंगरी, इधर इनका उत्पादन अधिक होता है। अगला रेशा रेमी नटल के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे चमकदार, मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इसलिए इनका उपयोग मेजपोश, नैपकिन, ट्रे क्लॉथ इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। ये रेशे फफूंदी से प्रभावित नहीं होते, ये इसका एडवांटेज है, और ये नॉट लाइक यानी गांठनुमा दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। दूसरे होते हैं सन। सन के रेशे सन के पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधों में फूल आने के पश्चात इन्हें काटकर गलने के लिए अलग छोड़ दिया जाता है और जूट के पौधे के समान ही गलाकर तने से इनका निर्माण किया जाता है। सन से जो पौधे प्राप्त किए जाते हैं ये चमकदार, मजबूत और टिकाऊ रेशे इनसे प्राप्त किए जाते हैं, जिनकी की टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनाव सामर्थ्य भी अच्छा होता है। इसीलिए इनसे पायदान और सूतली तैयार किए जाते हैं। मछली का जाल और कागज उद्योग में भी इनका उपयोग होता है। इसके बाद जो कॉयर है ये नारियल के छाल से प्राप्त किया जाता है। इस रेशे की लंबाई 10 इंच तक होती है। नारियल को पानी में डालकर रेशे को अलग कर लेते हैं और कंघी करके सुखा लेते हैं। इससे इसके रेशे काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं, लेकिन अत्यंत ही कड़े, रूक्ष और खुरदरे होते हैं और इनका उपयोग भी बहुत ही सीमित होता है, जैसे कि कॉर्डरेज, चटाई, पायदान, दरियाँ, ब्रश, गलीचे, इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो होते हैं वो होते हैं पत्ते वाले
यानी कि जिन वानस्पतिक प्राकृतिक रेशों का उपयोग उनके पत्तों से होता है, इनके अंदर दो होते हैं, पिन्ना और सीसल। पिन्ना अनानास यानी कि पाइनएप्पल की पत्तियों से तैयार किया जाता है और इनके रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल और कांति युक्त होते हैं और इनसे कोमल, मजबूत और टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण होता है। इनके अंदर भी जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। दूसरे होते हैं सीसल। सीसल के रेशे सीसल के पौधे से प्राप्त होते हैं और इनकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से ही निकलती हैं। सीसल के रेशे चमकदार, मजबूत और टिकाऊ लेकिन मोटे और रूक्ष होते हैं और इनसे उत्तम कोटि की रस्सी, सूतली आदि बनाई जाती है। तो बच्चों, आज अपन ने पढ़ा वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे, ये केवल हमने प्राकृतिक रेशे पढ़ा है, अगली क्लास में हम कृत्रिम और विशिष्ट रेशे पढ़ेंगे, बट नटशेल में हम इसको पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक रेशे में हमने पढ़ा कि ये हमें वानस्पतिक स्रोतों से, प्राणिज स्रोतों से और खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वानस्पतिक में बीज वाले, तने वाले और पत्ते वाले, कपास, कपोक बीज वाले, लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला और कॉयर ये तने वाले और पत्ते वाले पिन्ना और सीसल। अगली क्लास में हम प्राणिज रेशों और खनिज रेशों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।